बहती हवा सा था वो क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, कहाँ गया उसे ढूंढो। नमस्कार दोस्तों, मिलिए भारतीय राजनीति के सबसे कट्टर ईमानदार, जिनको अपनी सत्ता पर बहुत गर्व था, जो देश में राजनीति का नया अध्याय शुरू करने आई थी। राजनीति ने उन्हें ही बदल दिया। पहले अन्ना हजारे के साथ थे, फिर कांग्रेस के साथ हुए, बाद में दिल्ली की जनता ने उन्हें राजनीति से ही फ्री कर दिया। हम बात कर रहे आम आदमी के फाउंडर और दिल्ली के सुपरस्टार अरविंद केजरीवाल की। जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, उसके पहले का ये वीडियो हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं साफ साफ कह दूं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। तो हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए, किसी कैंडिडेट के लिए नहीं। मैं शुरू में ये बात क्लियर कर देता हूं, किसी को गलत फहमी ना रहे। सबसे पहले हम आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हम कहीं फंस गए इसलिए लेट हो गए आने में। एक चीज सबसे शुरू में मैं कहना चाहूंगा, पिछले 2 दिन से मेरे पास एसएमएस पे एसएमएस आ रहे हैं कि जी आप यहाँ पे किसी फलानी पार्टी के किसी फलाने नेता का प्रचार करने आ रहे हैं। मैं साफ साफ कह दूं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। अभी इन दोनों ने 4 मुख्य पार्टियां हैं यहाँ पे, 5 सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और अजीत सिंह जी की पार्टी, इन दोनों ने मिलकर 5 का रायता फैलाया है। तो हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए, किसी कैंडिडेट के लिए नहीं। मैं शुरू में ये बात क्लियर कर देता हूं, किसी को गलत फहमी ना रहे, ना तो मीडिया के साथियों को और ना यहाँ की जनता को, कि हम किसी फलाने कैंडिडेट का सपोर्ट करने आए या कोई भी बात है। दूसरी बात, चुनावों का समय है, सब लोग पूछ रहे हैं जी आप किस पार्टी को, आप कह रहे हो ये भी गलत है ये भी गलत है, तो हम किसको वोट दें। मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं कि क्या इन चुनावों के बाद हमें किसी भी तरह की गलतफहमी है कि कोई भी सुधार होगा? कोई सुधार नहीं होने वाला। कोई भी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी जी कहते हुए घूम रहे हैं, सोनिया गांधी जी कहती हुई घूम रही है कि कांग्रेस को दे दो 5 साल तक उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। अरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश क्या, कितने साल तक उत्तर प्रदेश आपके पास था पहले? आपने पहले नहीं सुधारा? पूरा देश अभी तो आपके पास है, आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। महाराष्ट्र आपके पास है, असम आपके पास है, कितने राज्य आपके पास है, आपने वो नहीं सुधारे। तो हम ये कैसे मान ले कि अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश सुधार दोगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें दे दो 5 साल तक उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। आप मध्य प्रदेश सुधार लो, आप छत्तीसगढ़ सुधार लो, आप हिमाचल प्रदेश सुधार लो, सुधार के दिखा दो, हम सारा उत्तर प्रदेश आपको दे देंगे। वो तो सुधारा नहीं, आप कह रहे हो हम सुधार देंगे। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं हमको दे दो उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। जब 5 साल पहले मिला था आपको उत्तर प्रदेश, तो आपने 2 लाख करोड़ रुपए का तो राशन चोरी कर लिया, पुलिस में भर्तियों के लिए आपने पैसे खाए। अब कैसे हम मान लें कि अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश सुधार दोगे? बहुजन समाज पार्टी कह रही है हमको दे दो उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। 10 साल से आपके पास उत्तर प्रदेश, अभी तक नहीं सुधारा आपने, आप कैसे सुधार दोगे आप उत्तर प्रदेश? अभी तक आपने लूट लिया। तो एक चीज मेरे दिमाग में तो ये बिल्कुल साफ है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या है, कि कोई भी पार्टी आ जाए, लोग कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस और सपा की सरकार मिलकर बनेगी, कोई कह रहा है बीजेपी और बसपा की सरकार बनके बनेगी। जो मर्जी सरकार बन जाए, जो मर्जी पार्टी आ जाए, जो मर्जी नेता जीत जाए, चुनावों के बाद जनता हारेगी और ये पार्टियां जीतेगी और ये नेता जीतने वाले हैं। ये भी एक और चुनाव होगा, जैसे पहले इतने चुनाव होते आए और हमें कुछ नहीं मिला, इन चुनावों से भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बस ये कहने के लिए आया हूं, इन चुनावों से हम कुछ उम्मीद ना रखें। चुनाव पे चुनाव होते गए, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला, जनता को केवल लूट तंत्र मिला। पिछले 1 साल में एक फकीर आदमी अचानक इस देश के सामने आ गया। 1 साल के अंदर उस फकीर आदमी ने 2 बार अपनी जान दांव पे लगाई, 2 बार अनशन किया। 74 साल का है वो, अन्ना हजारे। रालेगान सिद्धि के एक मंदिर में रहते हैं। उनकी पूंजी के नाम पे उनके पास एक थाली है, एक कटोरी है, एक चम्मच है और एक सोने का बिस्तर है। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है। 74 साल की उम्र में, और उनको ख्याति खूब मिली है, उनको ख्याति भी नहीं चाहिए थी। महाराज उनको पद्म भूषण, पद्मश्री उनको मिला था 1992 में और पद्म भूषण मिला था उनको 1993 में। तो इतने साल पहले जिसको राष्ट्र के सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार मिल चुके, उनको क्या चाहिए था? मजा आया। कलमाडी जिस दिन जेल से छूटा, उस दिन बताते हैं कि सीबीआई की अदालत के अंदर जज ने, उसने अर्जी दी थी, कलमाडी ने अर्जी दी थी कि मेरे को बेल मिलनी चाहिए। तो जज ने सीबीआई से पूछा कि क्या इसको बेल दे दी जाए, तो सीबीआई का वकील चुप हो गया, उसने उसको अपोज नहीं किया बेल को। क्यों नहीं किया? क्योंकि सीबीआई को ऊपर से ऑर्डर आ गए थे कि कलमाडी को बाहर निकालना है। तो ये सारा दिखावा चल रहा है। तो अन्ना का केवल ये कहना है, जन लोकपाल बिल में 2 बातें हैं। पहली बात कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उस भ्रष्टाचार की शिकायत की 6 महीने के अंदर जांच करो, 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा करो
और 1.5 से 2 साल के अंदर उन भ्रष्टाचारी नेताओं को और अफसरों को जेल होनी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी बात वो मांग रहे हैं, जब आप दफ्तर में काम करवाने जाते हो, राशन कार्ड बनवाने जाते हो, जन्म वो सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, हमसे रिश्वत मांगी जाती है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं किया जाता, धक्के खिलवाते हैं। तो अन्ना ने कहा कि हर काम के लिए समय सीमा तय करो। जन्म प्रमाण पत्र 15 दिन में बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र 1 महीने में बनेगा, यह समय सीमा तय करो। उतने समय सीमा में अगर काम ना हो तो आप अगर लोकपाल को शिकायत करो तो लोकपाल की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उस अधिकारी की और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की दोनों की तनख्वाह काटेगा और आपको मुआवजे के रूप में देगा। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले काम करता था। मेरे को यह लगता है कि मेरे चीफ कमिश्नर की, दिल्ली के जो चीफ कमिश्नर है, सबसे बड़े अधिकारी, 2 मामलों में अगर उनकी तनख्वाह कट जाए तो दिल्ली के सारे लोगों को इनकम टैक्स रिफंड टाइम पे मिलने लग जाएंगे। इनकी तनख्वाह नहीं कटती, टाइम बाउंड प्रमोशन, पक्की तनख्वाह, पक्की नौकरी, कुछ नहीं होता, तो सारे बैठ के चोरी करते हैं। गलत तो नहीं मांग रहे अन्ना हजारे? तो ये 2 बातें मांग रहे हैं मोटी मोटी, लेकिन ये सारी संसद ने बैठ के इन दोनों बातों को खारिज कर दिया। कहते हैं जी काम हो जाए लेकिन तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए इन लोगों की, ये बेचारे, इनको विक्टिमाइज किया जाएगा। सारी जनता विक्टिमाइज हो रही है, वो नहीं दिखाई देता। ये सारे मिल गए और संसद के अंदर जो नाटक हुआ, लालू प्रसाद यादव खड़े होकर कहते हैं, अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी आप जनता के सेवक हैं। तो लालू यादव ने संसद के अंदर वो चिट्ठी लहराई यूं और कहते हैं देखो अन्ना हजारे प्रधानमंत्री को सेवक बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। वो ये भी भूल गए हैं, वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। वो ये भूल गए कि जनतंत्र आ गया, 1947 में देश आजाद हो गया, वो भूल गए ये लोग। वो ये मान के बैठ गए हम राजा बन गए हैं। वो अब सेवक भी कहने वाले को तैयार नहीं है। बताइए, कानून में लिखा है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अब सर्वेंट की वो कहलवाना नहीं चाहते। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, क्योंकि एक गरीब आदमी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस माचिस के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ये लालू यादव ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। ये वो भूल गए कि ये लालू यादव उस गरीब आदमी का वाकई नौकर है और उसकी नौकरी, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो गरीब आदमी की पेट काट के वो गरीब आदमी देता है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स अमीर लोग देते हैं, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स केवल इनकम टैक्स होता है। इस देश में मैं एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था, एक ये बात कही जाती है कि इस देश के कई लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम में जीते हैं। तो वो 20 रुपए प्रतिदिन से जो कम में जीते हैं वो 600 रुपया महीना कमाते हैं। वो 600 रुपए में से कम 10% टैक्स जाता है। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है। और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है, वो अपने आप को राजा मान बैठे हैं। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत किया तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े हैं इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे। बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब नहीं है। मैंने कानून पढ़ा है, जन लोकपाल बिल हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक दर्जा तो दे रहे हैं, उसको शक्ति कोई नहीं दे रहे, लोकपाल को पावर नहीं दे रहे काम करने की, उसमें जांच करने की भी पावर नहीं दे रहे वो लोकपाल को। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक मरा हुआ शरीर है, लोकपाल एक मरे हुए शरीर की तरह है, और उस मरे हुए शरीर के ऊपर आप कुछ फूल मालाएं चढ़ा दीजिए। तो यही बात हुई कि मरे हुए लोकपाल को आप संवैधानिक दर्जा दे दोगे तो मरे हुए शरीर के ऊपर फूल चढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी बेवकूफ बना रहे हैं। तो साथियों, एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस संसद से अब जन लोकपाल बिल मिल सकता है? इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। क्या इस संसद से अब हम लोगों को लोकपाल बिल मिल सकता है? क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि यह संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला जाएगा तब तक इस देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता। तो साथियों, ये लड़ाई अब लोकपाल से बड़ी बन के ये इस देश के जनतंत्र की लड़ाई बन गई है और समय आ गया है
हम आपस में आजकल खूब चर्चा कर रहे हैं। समय आ गया है कि अब ये लोकपाल से हटके ये लड़ाई संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बने। अब ये बात लोकपाल की नहीं है। अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में जो लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे, वो केवल लोकपाल बिल के लिए सड़कों पे नहीं उतरे थे, वो एक भविष्य के लिए सड़कों पे उतरे थे, एक सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे भारत के लिए सड़कों के ऊपर उतरे थे। तो अब इस लड़ाई को बड़ा करके हमें लोकपाल से बढ़ा के संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बनाना पड़ेगा। अब अगर संसद कोई कानून बनाए तो वो संसद खुद बैठ के कानून ना बनाए, या चोर उचक के बैठ के कानून ना बनाए, इस देश की जनता से पूछ के कानून बनाए जाने चाहिए। साथियों, एक बहुत अहम बात थी जिसकी वजह से मुझे स्टेज पे आना पड़ा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कुछ मीडिया के साथियों ने बताया, कुछ और विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सरकार शायद आज या कल रात को मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ से सरकारी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करे। एक तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य की परवाह चिदम्बरम साहब से ज़्यादा इस देश के लोगों को है। वो मुझे उठाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहाँ बलिदान देने के लिए बैठे हैं, दोनों में फ़र्क होता है।